कहते हैं एक शिक्षित महिला न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को शिक्षित बनाती है और उन्हें विकास के राह पे आगे बढ़ाती है। उसी तरह एक शिक्षित युवा अगर देश की कमान संभाले, राज्य की कमान संभाले या शहर की सरकार की कमान संभाले तो उस शहर का कितना कायाकल्प होगा ये कोई भी समझ सकता है, सोच सकता है। मैं आज जिस धनबाद निगम के मेयर प्रत्याशी से बात करने जा रहा हूं वो लंदन से एमएससी किए हुए हैं और ट्रांसपोर्ट की कंसल्टेंसी का काम करते हैं। तो एक शिक्षित युवा हैं और समाज के लिए कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी पर्पज से ये आज महानगर के इस नगर निकाय के महासमर में उतरे हैं मैदान में। हालांकि जेएलकेएम से समर्थित हैं और पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं। हम बात कर रहे हैं युवा प्रकाश महतो की, जिनसे सीधे जुड़ेंगे और इस महासमर में, चुनावी महासमर में जो मेयर के लिए दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या कुछ सोच है इनकी और किस तरह ये आगे बढ़ाएंगे। अगर जनता ने इन्हें आशीर्वाद देती है तो क्या इनकी योजनाएं होंगी। सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। प्रकाश जी, बस सवाल वही है, युवा हैं, शिक्षित हैं और मेयर के लिए आपने दावेदारी कर दिया है, क्या सोच क्या? क्योंकि अभी पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं इसमें, जो कि राजनीति के लिए, अपने देश के लिए वो अहितकारी होता है। तो अरुण पे आपको पहले नमस्ते और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और जोहार। तो आपने जैसे पूछा कि सोच क्या है, तो और आपने ये भी सही कहा कि जो आज का जनरेशन है या फिर हमारा वाला आज का जनरेशन, तो समझिए उनको, या मिनिमल्स वाला जो जनरेशन है जो अभी 30s में या लेट 30s या अर्ली 40s में है, जिनका 40 के आसपास का एज है, वो लोग पॉलिटिक्स से काफी दूरी बनाते इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि उनको पैटर्न ऐसा, हमेशा पॉलिटिक्स को इस नजर से देखा जाता है कि पॉलिटिक्स सेफ नहीं है और पॉलिटिक्स इज डर्टी गेम। हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं ये। तो किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इसको क्लीन तो करना ही पड़ेगा। इफ वी डोंट डू इट देन हु विल डू इट। तो इसलिए ये सोच के कि जब अपने शिक्षा का, अपने एक्सपीरियंस का, अपने कार्य अनुभव का जब मैं दूसरे देश या दूसरे शहर या दूसरे राज्यों में विकास कार्य में लगा रहा हूं, तो फिर अपने राज्य, अपने शहर में क्यों नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कोशिश नहीं किया, मैंने पहले भी बहुत प्रयास किया कि यहाँ के डीसी महोदय से मिलूं। डीसी महोदय से मिलकर उनको मैंने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए, कुछ इंप्रूवमेंट के, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से मिलकर मैंने कुछ मेट्रो के प्रपोजल्स रखे थे। उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, उनसे मिलके, उनके पीए से मिलके मैंने उनको पूरा अच्छे से समझाया कि रांची में कौन से रूट पे मेट्रो सिस्टम चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने समझाई। लेकिन जब देखा कि वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, तो मुझे लगा कि ये टाइम है कि हम फ्रंट सीट अब लें। कब तक हम सिस्टम को गाली देते रहेंगे या कब तक सिस्टम को कोसते रहेंगे, कब तक पॉलिटिशियंस को कोसते रहेंगे। ये समय है कि खुद उस जगह पे पहुंचे और चीजों में सुधार करने का प्रयास करें। तो ये, अगर ये चुनाव जीतूं या हारूं, लेकिन कम से कम मैं इंडिया में यूथ को इंस्पायर करना चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप इस लड़ाई में आए और बदलने के लिए जो अपना प्रयास कर सकते हैं वो करें। ये राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अब धनबाद की बात करें, चूंकि धनबाद में मेयर के लिए आपने दावेदारी किया है, तो क्यों आपके साथ लोग जाएं? आपका विजन तो बहुत अच्छा है, जो इस भ्रष्टाचार युक्त जो राजनीति हो रखा है, करप्शन हर एक कोने में जहां दिखता है, उसको कैसे निकाला जाए। धनबाद के लिए भी कुछ प्रायोरिटी रहेगी विशेष। सबसे पहले मैं करप्शन वाले बात का जवाब देता हूं। जैसे करप्शन आखिर आता कहां से है? जब आपकी जरूरतें बहुत बड़ी हो जाती है, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। जैसे का चुनाव मान लेते हैं, ये अपना हमारे जो नगर निकाय का चुनाव है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने, निर्वाचन आयोग ने आपको 25 लाख रुपए तक की खर्च करने की लिमिट दी है। तो अगर आपके पास 25 लाख का सेविंग्स है, आप 25 लाख खर्च कर रहे हैं, तो वो शायद बहुत प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालेगा। लेकिन अगर आपको चुनाव जीतने की जिद है, आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, तो वो आपके ऊपर प्रेशर होगा, उस 1 करोड़ को रिकवर कहां से करूं। तो करप्शन वहां से पनपता है। मेरी जरूरतें कम है,
मेरी महत्वाकांक्षाएं कम है। मैं अपने विजन और अपने जो मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका यूज करके डेवलपमेंट में काम करना चाहता हूं। इस पूरे चुनाव में खर्च मेरा मिनिमम से मिनिमम हो रहा है और मिनिमम से मिनिमम कर रहा हूं, ताकि मेरे ऊपर ये ना प्रेशर हो कि मेरे घर के पैसे, मेरे अपने सैलरी के पैसे लग गए, उसको रिकवर कहां से करूं। जो मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं, जो मेरे पास बचे हैं, और जो मुझे अपने क्राउड से जो मुझे फंड या जो मुझे क्राउड से सपोर्ट मिल रहा है, बस उसी से मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए, अगर मैं उस पोजीशन पे पहुंचता हूं तो मेरे नीचे किसी भी ऑफिसर के ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि मैंने 1 करोड़ खर्च किए तो मुझे रिकवर करना है, मैंने खर्च किए नहीं तो मुझे रिकवर नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करप्शन रोकने का ये सबसे पहला कदम होगा। अब उसके बाद दूसरा सवाल जो आपने किया था, धनबाद बाद के विकास के लिए। जी जी। तो धनबाद में क्योंकि मेरा जन्म स्थान यही है और एक तरीके से मेरा कर्म स्थान भी अब यही है, तो यहाँ पे बचपन से मैंने देखा है समस्याएं अनंत है। मैं बहुत छोटा था तब मुझे लगता है कि पुटकी एरिया में मैं देखता था कि बच्चे औरतें सब लाइन लगा के पानी का डब्बा रख के और पानी घर तक लेके जाती थी। मुझे लगता है आज भी मैं कभी कभी वहां से क्रॉस करता हूं तो स्थिति वही है। तो इन 30 सालों में बहुत चेंज चेंज हुआ है, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन वो पानी की समस्याएं और लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाने की समस्याएं बहुत सारी हैं। ट्रैफिक की स्थिति देखिए, अगर आप आरटीओ का या स्टैटिस्टिक्स अगर देखेंगे, सांख्यिक तरीके से देखेंगे कि गाड़ियां कितनी बढ़ रही हैं, तो हर साल 50-60% गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं सड़क पे। आज 100 थी तो अगले साल वो 160 हो गई, उसके अगले साल वो 250 हो गई। बट जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सीमित का सीमित होता जा रहा है। और उसके अलावा जो जितनी नई नई बिल्डिंग्स बन रही है, जितने मॉल बन रहे हैं, उनमें पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, तो सड़कें, गाड़ियां सारी सड़कों पे आ गई हैं। तो ट्रैफिक से इतना परेशान है, बेचारे बच्चे हो, एम्बुलेंस हो, जो स्कूल बसेस है, सब ट्रैफिक में फंसी रहती है घंटों घंटों तक। देखिए गोविंदपुर का क्या स्थिति है। तो गोविंदपुर का स्थिति देखते हुए मैंने बहुत डिजाइन प्रपोजल बना के 2-3 साल पहले वरुण रंजन जी को, माधवी मिश्रा जी को, जो डीसी थे यहाँ पे, उनको मैंने डिजाइन बताए कि अगर हम यूटर्न की सुविधा नहीं दे पाएंगे तो फिर ट्रैफिक जाम होता रहेगा। आज फ्लाईओवर बन रहा है, फिर मैंने आदित्य रंजन जी को मैंने वो डिजाइन्स फिर दिखाए कि फ्लाईओवर तो ठीक है लेकिन यूटर्न की अगर प्रोविजन नहीं होगी तो फिर से जैम होगा। तो मैं अपने स्तर पे इस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट सब कोशिश कर रहा हूँ। तो धनबाद में जितनी समस्याएं हैं, चाहे वो पेयजल से रिलेटेड हो, ट्रैफिक से रिलेटेड हो, या यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम की हालत बहुत खराब है। आप देखिए सहयोगी नगर हो, नीलांचल कॉलोनी हो, वहां तो ग्राउंड फ्लोर रहने लायक ही नहीं होता है जब बारिश हो जाती है। तो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे आप ड्रोन के माध्यम से पूरे सिटी का मैपिंग में करवाना चाहता हूं, उस मैपिंग से हमें यह पता चलता है कि हाई पॉइंट और लो पॉइंट कहां कहां है और पानी कौन से रूट से फ्लो करता है। हमें उस रूट पे ड्रेन्स प्रोवाइड कर देने हैं ताकि आपके घरों तक पानी न जाए। तो इसी तरह के विजन के साथ मैं आगे आ रहा हूं। पानी की भी समस्या है, पीने की भी। जी। तो पीने के पानी की समस्या के लिए जैसे कुछ कुछ ऑप्शंस जो हम लोगों ने सोच रखा है, उसमें तो ये है, जैसे हमारा धनबाद शहर देश की कोयला राजधानी कही जाती है, तो यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस भी हैं और अंडरग्राउंड माइंस भी हैं। उनमें काफी पानी जमा हुआ है ऑलरेडी, जिसका यूज बहुत मिनिमल हो पाता है। तो उस पानी को सीधे हम ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां पे खेती के लिए पानी कम हो पाती है। जैसे बहुत सुदूर क्षेत्र है, सिजुआ है, पाथरडी के आगे कई लोग हैं, झरिया के आगे कई लोग हैं जो सिर्फ एग्रीकल्चर गांव में, ऐसे मतलब हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर भी ऐसे एरियाज हैं जहां लोग खेती बाड़ी पे निर्भर हैं। वो पानी डायरेक्ट उन तक पहुंचाया जा सकता है और जितने आसपास के माइंस हैं उनका पानी को कलेक्ट करके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना के पीने की पानी सप्लाई की जा सकती है। उसके अलावा नगर निगम में मुझे लगता है 2015 से पहले की बात है, जब शायद खुदिया नदी पे गोविंदपुर में एक बहुत बड़ा चेक डैम बनाने का प्रपोजल था। उस समय कुछ 40-45 करोड़ का बजट था, जिसमें 80% जो है पैसा वो भारत सरकार ने कहा था कि 80% हम देंगे, आप सिर्फ 20% लगाइए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल विलिंगनेस की कमी थी, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट आज तक बना ही नहीं है। तो अगर उस तरह का प्रोजेक्ट बन जाता है तो हम पेयजल की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, खुदिया नदी है, वो वाला क्षेत्र हमारे नगर निगम से बाहर आता है, बट उसका सप्लाई तो नगर निगम के अंदर है। तो जरूरी नहीं है कि जो नगर निगम के अंदर नदी हो या जगह हो वहीं काम कर सके। हम अपना फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करके आगे वहां चेक डैम और उस तरह का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह का स्रोत बना सकते हैं, जिससे पीने की पानी की समस्या जो है थोड़ी कम की जा सके। अब माइथन से पानी आप सोचिए 40-45 किलोमीटर दूर से आना, कहीं पाइपलाइन टूट गया, कभी डैम सूख गया, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। बट हम नदी के ऊपर अपना चेक डैम बनाएंगे तो ये भी एक बेनिफिट मिलेगा। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह के वर्क को आप अपनी ओर देखते हैं? आपकी ओर रुझान कैसा मिल रहा है पब्लिक का, और क्या
आशीर्वाद भी मिलेगा वो रुझान। मैं तो चाहूंगा कि आप मेरे अगर फेसबुक पेज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी तक कम से कम जो शहर में जितने लोग रहते हैं, बिल्कुल मैं धनबाद शहर की बात कर रहा हूं, तो उनको बहुत क्लैरिटी है कि हमें अब एक डिफरेंस चाहिए हमारे गवर्नेंस में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसलिए मुझे बहुत सारे फोन कॉल के साथ में बहुत सारे आशीर्वाद मिल चुके हैं और लोग काफी इसलिए भी पसंद कर रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशंस की भी बात कर रहा हूं। मैं कुछ सपना नहीं दिखा रहा हूं कि मैं आपको मतलब 1 महीने में रिजल्ट देने लगूंगा, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता है। मेरे पहले 55 दिन तो 55 वार्ड के जो भी पार्षद होंगे उनके साथ मीटिंग्स में जाएंगे कि आखिर हर वार्ड में समस्या क्या क्या है। उसके बाद जो सोल्यूशन है मैंने आपको बताया है, दूसरे चैनल के माध्यम से भी बताया है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक तो ये शहरी में हो गया, और मेरे जो अपने जनसंपर्क आप कह सकते हैं, शहर में तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि शहर में लोगों के पास जानकारी बहुत है, एक्सेस बहुत है। अगर आप धनबाद शहर के अंदर रह सकते हैं तो 15-20 मिनट आधे घंटे में आप नगर निगम ऑफिस पहुंच सकते हैं, किसी भी कार्यालय तक पहुंच सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है। मैं सुदूर गांव में जा रहा हूं, जैसे कल मैं झरिया में मोहलबनी इधर गया था, फिर मैं सिजुआ गया था, मैं पाथरडी के आगे गया था। तो मैं देखता हूं कि वहां लोगों को लगता है जैसे कि उनके ऊपर कोई है ही नहीं सरकार, या उनके ऊपर कोई है ही नहीं जो उनका ध्यान रखे। बहुत सारे महिलाओं को तो ये पता ही नहीं कि उनके लिए क्या सुविधाएं हैं जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं तो, अगर मेरा ये मानना है कि अगर मैं हमारे सुदूर क्षेत्र में लोगों को थोड़ा भी अपलिफ्ट कर पाता हूं तो शायद वो शहर के लोगों के बराबर कहीं ना कहीं आ पाए। शहर के लोग परिपक्व हैं, शहर के लोग जागरूक हैं, वो अपना काम जानते हैं कैसे करना है। तो मैं फोकस थोड़ा सुदूर में कर रहा हूं, और शहर में तो लोगों को पता ही है कि मुझे ट्रैफिक सोल्यूशन से या ड्रेनेज से कैसे कराना है। तो मुझे लगता है दोनों वर्ग बिल्कुल साथ हैं, युवा वर्ग पूरा साथ है। मुझे यूनिवर्सिटीज के बच्चे हो या उनके पेरेंट्स हो, वो सारे मुझे बहुत कॉल कर रहे हैं, और मतलब अभी जितनी देर मेरा फोन मेरे पास नहीं है मैं दिखा दूंगा कि कितने कॉल आ चुके होंगे। लोग इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको चुनाव चिन्ह भी जो है सीसीटीवी कैमरा मिला है, मतलब वॉच। तो यही है, जैसे आपने सबसे पहले कहा भ्रष्टाचार और इन सब चीजों के बारे में, तो नेगेटिव वर्ड्स को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स पे जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा जैसे ऊपर से सब कुछ कैप्चर करता है, तो ऊपर से आपकी विजन बड़ी होती है। तो वैसे ही मैं अपने सीसीटीवी छाप के साथ में विजन मेरा धनबाद में ऊपर से होगा, ताकि मैं पूरा धनबाद देख सकूं और उसका एक डेवलपमेंट मास्टर प्लान बना सकूं। तो क्रमांक संख्या 12 है और मेरा चुनाव चिन्ह सीसीटीवी कैमरा है। तो ये प्रकाश कुमार, ये संयोगवश इनका जो चुनाव चिन्ह है वो भी सीसीटीवी कैमरा मिला है, और विजन भी इनका कुछ उसी जैसा है। दूरदृष्टिता दिखा रहे हैं, जो अगर जनता ने इन्हें आशीर्वाद दिया, पब्लिक का इन्हें अगर साथ मिला, तो ये धनबाद को एक नए रूप में विकसित करने का इन्होंने वादा जरूर किया। अब सब कुछ 23 को मतदान और 27 को परिणाम में घोषित होगा कि जनता इनके जनसंपर्क और इनके वादों पर कितना विश्वास करती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी आयुष के साथ अरुण बर्नवाल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।